अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत जुनून बन जाए, जहां एक की नज़र दिल की दुनिया बदल दे, जहां जज्बे अल्फाज से निकलकर रूह में उतर जाए। पेशे खिदमत है अनम तारिक के कलम से लिखी गई एक जज्बाती दास्तां, तू मेरा जुनून। मोहब्बत, जिद, अना और बेखुदी का सफर। किस्त नंबर 1। वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठठरा देने वाली सर्दी अपने उरूज पर थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सब अपने अपने घरों में बिस्तर में दबके गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। इस सर्द, अंधेरी और खौफजदा कर देने वाली रात में एक वजूद ब्लैक हुड में अपना चेहरा छुपाए कब्रिस्तान में खड़ा, हाथ में बेलचा थामे एक गड्ढा खोद रहा था। चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। एक आम इंसान उस वक्त इस कब्रिस्तान के बाहर से भी गुजरता तो खौफ से कपकपाने लगता, क्योंकि ये कब्रिस्तान निहायत सुनसान जगह पर था और बहुत पुरस्कार माना जाता था। लोग दिन के वक्त उसके बाहर से गुजरते हुए भी डरते थे, मगर उस जवान के चेहरे पर खौफ का शायबा तक न था। मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें और हड्डियों में को जमा देने वाली सांसें साई साई करती हवा भी उस पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। इस अंधेरे में भी उसकी हेजल ग्रीन आंखें चमक रही थी। तकरीबन 6 फुट गहरा खड्डा खोदने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा बेलचा एक तरफ रखा और सीधा खड़ा हुआ और मिट्टी पर दोनों हाथों से दबाव डालकर उछलकर गड्ढे से बाहर निकला। पास पड़े खून में लथपथ वजूद को पांव की ठोकर से गड्ढे में फेंका। उसकी जिस्म पर जगह जगह गहरे कट हुए थे। उसकी एक आंख उसके वजूद से निकाल ली गई थी। जिबान मुंह से बाहर लटक रही थी और उस पर भी कट लगे हुए थे। वो इतने बुरे हाल में था कि उसमें हिलने की सकत भी न थी। क्या सोचकर कदम रखा था तुमने हमारी सरजमीन पर? हमारे वतन को तबाह कर दोगे। हमारी सरजमीन पर हमारे परचम की जगह अपना परचम लगाओगे। वो गड्ढे के दहाने पर बैठा सर्द लहजे में बोला, भूल है तुम्हारी, हम अपनी सरजमीन को बुरी निगाह से देखने वाली हर आंख निकाल देते हैं। अपने वतन के लिए बुरे मंसूबे बनाने वाली जिबान काट देते हैं और इस पाक जमीन पर बुरे मकसद के लिए कदम रखने वाली वजूद को जिंदा दरगोर कर देते हैं। वो जब बोलना शुरू हुआ तो उसके हर हर लफ्ज से उसकी पाकिस्तान से जुनून की हद से मोहब्बत वाज़े थी, मगर आखिर में उसका लहजा सनसनाता हुआ था। उसके लहजे की सनसनाहट गड्ढे में वो पड़े वजूद की रीढ़ की हड्डी में सकराइत कर रही थी। जब वो आराम से खड़ा हुआ और फिर से बेलचा उठा लिया, वो बेलचे की मदद से मिट्टी उसकी बॉडी पर डालने लगा। वो शख्स पल पल अपनी मौत को करीब आते महसूस कर रहा था, मगर हिलने तक की सकत उसके वजूद में बाकी न थी। उसका सारा जिस्म मिट्टी तले दब चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। गुड बाय डियर एनिमी। उसने हौले से अपना हाथ हिलाया और बेलचा बाहर कर मिट्टी उसके मुंह पर डाल दी। गड्ढा बंद करके उसने अपने हाथ और कपड़े झाड़े और हुड की जेब से मोबाइल निकाला। कैप्टन जवायार ने मैसेज टाइप करके आई हैव डन सेंड का बटन दबाया और फोन पॉकेट में रखा और कब्रिस्तान की दीवार फैलाकर बाहर निकल गया। सर पर बांध के निकले कफन, दुश्मनों को कर देंगे दफन। खून में है वतन परस्ती, बाजुओं में पूरा दम। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। वो बेड पर ऊंधी लेटी तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी। एक जगह पर उसके उंगलियों की हरकत रुकी। वो लैपटॉप गोद में रखती सीधी हो बैठी। वो रात के 9 बजे
से लैपटॉप लेकर बैठी थी और अब रात के 3:30 बज रहे थे जब उसे अपने मतलब की चीज मिली थी। ओ माय गॉड! ये तो वो हैरत से आंखें फैलाई लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। अलीजे, अलीजे, उठो, अलीजे! उसने अपने साथ लेटी अलीजे को झंझोड़ा। हाँ हाँ, क्या 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 हुआ है? वो बौखलाकर उठ बैठी, आंखें खौफ से फैल गई थी। उफ, वो कुछ नहीं हुआ। एक तो तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर ऐसे डर जाती हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। वो झंझलाई थी। अलीजे का हर बात पर डर जाना उसे हमेशा से ही बहुत बुरा लगता था। तो तुम जब आधी रात को इतनी गहरी नींद से इस कदर बुरे तरीके से उठोगी तो बंदा डरेगा ही ना। अलीजे ने उसे घूरा था। वो दो बहनें थी, अलीजे और नूरुल ऐन। चंद साल पहले एक क्रैश में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब से वो अपने ताया के पास रहने लगी थी। अलीजे जितनी मासूम और डरपोक थी, नूर उतनी ही तेज और नाडर थी। अलीजे फाइन आर्ट की स्टूडेंट थी। वो ख्वाबों और रंगों की दुनिया में गुम रहने वाली लड़की थी। रंगों से उसे इश्क था, जबकि नूर जर्नलिस्ट थी। दूसरों की जासूसी करना उसकी फेवरेट हॉबी थी। तुम ये सब छोड़ो, ये देखो इधर। उसने लैपटॉप की स्क्रीन अलीजे की तरफ मोड़ी। ये कौन है? अलीजे ने लैपटॉप पर लड़के की तस्वीर को देखकर मुंह बनाया। उसे वो लड़का पसंद नहीं आया था। इसका नाम है रणवीर, नूर ने बहुत एक्साइटमेंट से बताया था। तुमने मुझे इतनी रात को ये अजीब सा बंदा दिखाने के लिए उठाया? अलीजे गुस्से से नाक फैलाती बोली। उसे सही मानों में गुस्सा आया था कि वो उसे आधी रात को सोते से उठाकर रणवीर नामी नॉन मुस्लिम की तस्वीर दिखा रही थी। वो मुंह फैलाई चेहरे तक कंबल ताने लेट गई। जब नूर ने उसकी रजाई खींची, अलीजे की बच्ची, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नूर ने घूरा। ये देखो, ये वो बाबा जी है जिनका जिक्र चंद दिन पहले ताई अम्मी कर रही थी कि मेरे साथ उन बाबा जी के पास चलो, बहुत करामती बाबा जी है, ये तावीज देंगे तो तुम्हारे अच्छे रिश्ते आएंगे, वगैरह वगैरह। रिश्ते की बात पर उसने मुंह बना लिया था। तो अलीजे को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। ये तो ये कि अगर इन बाबा जी की दाढ़ी हटा दी जाए तो इनकी शक्ल इस रंगवीर से बहुत ज्यादा मिलती है। वो पुरसोच अंदाज में बोली। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों की शक्ल भी तो मिलती है, बल्कि हम दोनों की शक्ल तो एक जैसी है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो नूर को देखती मुंह बनाकर बोली, जिस पर नूर ने अपना सर लपेट लिया। हम दोनों बहनें हैं और वो भी ट्विंस, इसी लहजे हमारी शक्लें मिलती है, पर ये दोनों भाई नहीं है। फिर इनकी शक्लें इस हद तक क्यों मिलती है? उसने पहले अलीजे को घूरा, फिर पुरसोच अंदाज में लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगी। बहुत सिंपल है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इन दोनों की शक्लें एक जैसी बनाई है, इसीलिए इनकी शक्लें मिलती है। और वैसे भी मैंने सुना है कि एक जैसी शक्लों के 7 इंसान होते हैं। अलीजे दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाए अपने गालों पर रख कर बोलती, बल्कि बच्ची लग रही थी। अल्लाह, तुम कब बड़ी होगी एलिजे? नूर ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। और प्लीज, ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना छोड़ दो और कुछ अकल से भी काम लिया करो। वो उकताए हुए लहजे में बोली। तो तुम तो बहुत बड़ी हो, बल्कि अम्मा जी हो सबकी, और सारी दुनिया की अकल तुम्हारे पास ही है। अलीजे खफा खफा सी कहती लेट गई। वो बुरा मान गई थी। अब बात ना करना मुझसे। नूर को खुद को अम्मा जी कहा जाना पसंद नहीं आया था, इसीलिए नाक चढ़ाती अलीजे की तरफ पिस्त करके लेट गई और दोबारा से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी।
यस, मिल गया मुझे टॉपिक। अब मैं इन बाबा जी के बारे में ही रिपोर्ट तैयार करूंगी। वो एक हाथ की पिस्त दूसरे हाथ की हथेली पर मारती हुए एक्साइट से ही बोली तो अलीजे की के कान खड़े हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? अलीजे ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। नूर उसके कोई जवाब देती खटकती खटके की आवाज आई थी। नूर ने एक सेकंड से पहले हाथ मारकर लैपटॉप बंद किया और दोनों अड़ी तरछी होकर मुंह तक कंबल ओढ़े आंखें बंद करके लेट गई। ताई अम्मी अंदर आई और उन दोनों को देखकर मुस्कुराई थी, पर उन पर कंबल ठीक किया। बारी बारी दोनों का माथा चूमा और रूम का दरवाजा आराम से बंद करती वापस चली गई। नूर ने थोड़ी सी आंख खोलकर उनके जाने की तस्दीक की और फिर गहरा सांस लेकर छत से लेट गई। शुक्र है बच गई। नूर सो जाओ अब, वरना जूतियां पड़ेगी। अली से नूर को दोबारा लैपटॉप उठाते देखकर बोली और खुद आंखें बंद करके लेट गई। नूर ने उसकी बात पर सर झटका और लैपटॉप कंबल के अंदर खिसका कर उस पर फिर से कुछ वो करने एक लगी। आबादी वाली जगह से हटकर बनाया गया माल था, जहां से पिछले 20 मिनट से मुसलसल गोलियों की आवाजें आ रही थी। माल के नीचे खुफिया तरीके से एक तय खाना बनाया गया था, जो कि उन आवाजों का मरकज था। इस हाल में थोड़े थोड़े फासले पर गत्ते के बड़े बड़े एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। फायर के फायर करके या फिर फायर से बचने के लिए बआसानी इन डब्बों का पीछे छुपा जा सकता था। बहुत सी लाशें भी जमीन पर पड़ी थी। यहाँ एक ग्रुप था जो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट में हेरोइन स्मगलिंग करता था। इसका मकसद पाकिस्तान की यंग जनरेशन को उसे नशे की आदी बनाकर गुमराह करना था, पर आईएसआई ने उनके मकसद को नाकाम बना दिया था। वो उनके तमाम छोटे बड़े अड्डों को तबाह कर चुके थे। ये उनका मेन अड्डा था जहां से हीरोइन आगे पहुंचाई जाती थी। वो जमीन पर लेटी हुई अपने सामने पड़े डब्बों में मौजूद सुराख में से निशाना सेट कर रही थी। जब उसे बंदूक की ठंडी नाल अपने गर्दन पर महसूस हुई, उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा तो सामने ही बड़े बड़े मूंछों वाला शख्स उसकी गर्दन पर बंदूक की रखी बैठा हुआ था। हथियार फेंक और सीधा खड़ा हो जा, वरना यहीं ठोक दूंगा। उस आदमी के कहने पर वो खड़ी हो गई थी। उसने सर और मुंह मास्क से कवर किया हुआ था और लिबास ऐसा था कि लड़के और लड़की में फर्क करना मुश्किल था। ए फायरिंग रोक दो, वरना इसे यहीं ठोक दूंगा। उसने ट्रिगर पर हाथ रखा। वो जानती ही थक के उसका मकसद सिर्फ उनकी टीम को फायरिंग करने से रोकना था। एजेंट बिलार और एजेंट हैदर ने फिल फॉर फायरिंग रोक दी। अब पूरे हाल में सन्नाटा छा गया था। कैप्टन अर्शल और फोक्सी ने दोनों एजेंट्स को हथियार हाथ से इशारा किया था। हम डरने वालों में से नहीं हैं, यूं पीछे से नहीं बल्कि सामने से वार करो। लो अब चलाओ गोली। अशल ने गन की नाल को हाथ में थामा और मुड़कर उस आदमी के बल के सामने खड़ी हुई और गन अपनी पेशानी पर रखी। साथ ही दूसरे हाथ को मखसूस अंदाज में 2 से 3 बार झटका दिया। उसके बाजू के साथ बंधा तेज धार चाकू उसके हाथ में आ गया था। ओह, तुम लड़की हो, ऐसे कैसे मार देंगे तुम्हें? देखने तो दो पहले के हो कैसी तुम। वो आदमी खबासत से कहता एक हाथ से उसका मास्क उतारने लगा। जब वो एड़ियां उठाकर उसके बिल्कुल करीब हुए तो तुम ना मारो, मैं मार देती हूँ। अशल कहने के साथ ही उसकी रग काट चुकी थी और साथ ही नीचे बैठ गई। एक बार फिर से फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। अगले 10 मिनट में वो तीनों एरिया क्लियर करवा चुके थे। आईएसआई के 3 बहादुर नौजवान 30 दुश्मनों को जहन्नम वासल कर चुके थे, जिसके बदले में वो खुद भी जमीन जख्मी हो चुके थे, मगर परवाह नहीं थी। उनके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी, जो हर फातेह की आंखों में फतेह के बाद होती है। मिशन आज सक्सेसफुल मैसेज सेंड करने के बाद
ایک نظر حال میں پڑی لاشوں پر نظر ڈالی اور پھر بلال اور حیدر کے ساتھ مل کر ان لاشوں کو لگانے لگی۔ نہ لکھا ہے آرام قسمت میں ان کی، جنہیں عرف نام میں لوگ ISI کہتے ہیں۔ وہ ایک سنسناسی سڑک کی جہاں پر اس وقت کسی بھی بندے بشر کا نام و نشان نہ تھا۔ سڑک کے دائیں اور بائیں ایک گھنا اور تاریک جنگل تھا، یا یوں کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا کہ وہ سڑک جنگل کے بیچ بیچ بنائی گئی تھی۔ خونخوار جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ایسے میں ایک وجود سڑک کے بالکل قریب پڑی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا تھا اور بندوق کو ایک نشانے پر سیٹ کیے بالکل ساکت تھا، جیسے شکار کرنے کی غرض سے بیٹھا ہو۔ اسی وقت دور سے ایک ٹرک کی ہیڈ لائٹس جلتی نظر آئی تھی۔ اس نے سائلنسر لگی گن کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ جیسے ہی ٹرک سامنے سے گزرنے لگا اس نے ٹریگر دبایا۔ گولی سیدھا جا کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے آدمی کے سر پر لگی تھی، جبکہ دوسری گولی ڈرائیور کے بازو پر لگی تھی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے دیرا ہوا بمشکل ٹرک کو کنٹرول کر کے لگائی۔ ٹریگر پھرتی اٹھا اور ٹرک سے آدھا باہر لٹکتے وجود کو جنگل میں پھینکا۔ تب تک ڈرائیور بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ اس نے سیٹ کے نیچے سے گن نکال کر شاہ زر کا نشانہ لیا، اس سے پچھلے کہ وہ گولی چلاتا۔ شاہ زر نے اس کے ہاتھ پر فائر کر دیا اور تیزی سے ٹرک میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو باندھ کر منہ پر ٹیپ لگائی اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر ٹرک اسٹارٹ کر دیا۔ جب اس سے ٹرک کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس کی اطلاع کے مطابق اس ٹرک میں ہیوی مقدار میں ہیروئن دوسرے شہر بھیجی جا رہی تھی اور شاہ زر کے پلان کے مطابق کسی مناسب جگہ پر جا کر اسے نے ٹرک کو برسٹ کر دینا تھا۔ پھر اب یہ آوازیں۔ اس نے ٹرک ایک مناسب جگہ پر روکا اور اتر کر پیچھے سے اس کا دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی دو آدمی نشے میں دھت پڑے تھے۔ شاہ زر نے اس کے دل کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ وہ دونوں دھرم سے زمین پر آ گرے۔ شاہ زر محتاط انداز میں ٹرک ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ٹرک میں موجود پیٹیوں کو چیک کرنے لگا۔ سب سے آگے پہلو کی پیٹیز رکھی گئی تھی، اس کے بعد پچھلے والی پیٹیوں میں اوپر پھل تھا اور پیچھے ہیروئن۔ اس سے آگے ساری ہیروئن تھی۔ وہ وہاں سے مڑنے لگا جب اسے سسکیوں کی آواز آئی۔ شاہ زر نے وہاں سے ڈبے ہٹانے شروع کیے۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے پچھلے کی ساری جگہ خالی ہے۔ کافی ڈبے ہٹانے کے بعد اس نے ٹارچ کی مدد سے اس جعلی جگہ کو دیکھا۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہاں سے تقریباً 35 سے 40 لڑکیاں موجود تھیں جو کہ بہت بری حالت میں تھیں۔ بکھرے بال، چہروں پر جا بجا زخموں کے نشان، انہیں بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ روشنی پڑتے ہی سب لڑکیاں خوف سے مارے سہم کر ایک دوسرے سے چپک گئی تھی۔ گرلز، آپ گھبرائیں نہیں، اب آپ سب محفوظ ہیں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میجر شاہ زر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سب ریلیکس ہونے کے بجائے مزید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جو قید میں تھے سارے پرندے، وہ پر بھی ہے، یہ بھول گئے تھے جو جھکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے، یہ بھول گئے تھے۔ شاہ زر نے انہیں مزید کچھ بھی کہے بنا ساری پیٹیاں واپس رکھی۔ جب وہ مڑا تو اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، آنکھوں میں مقابل کو منجمد کر دینے والی سرد مہری تھی۔ وہ جیسے اس مشن کے مکمل ہونے کے بعد 2 ماہ کی چھٹی ملنے والی تھی۔ اس کا مشن مکمل ہونے سے پہلے ہی نیا مشن شروع ہو چکا تھا۔ دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔